लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया अबाउट गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। इस इक्वेशन की आज इंपॉर्टेंस समझेंगे। आज देखेंगे गॉसियन सरफेस क्या होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। तो आज हमें यही स्टडी करना है। इस इक्वेशन को हम एक और फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्लक्स को क्या लिख सकते हैं? क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझिए इस इक्वेशन का। ये इक्वेशन जो गॉस लॉ है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ये मैक्सवेल का फर्स्ट लॉ बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेस, जो हम आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में स्टडी करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। देखिए, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, इट कैन नॉट बी जीरो। एरिया ऑफ अ सरफेस ds, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस है तो उसका कुछ तो एरिया होगा, तो ds एप्सिलॉन नॉट, ये जीरो नहीं हो सकते। क्या चार्ज जीरो हो सकता है? हाँ, चार्ज नहीं है तो जीरो होगा। अब देखिए, अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अगर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका मतलब चार्ज भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड बिना चार्ज के नहीं हो सकती, और वी कैन से दैट इफ देयर इज चार्ज देयर विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इस इक्वेशन को देखिए। हम इस इक्वेशन की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं किसी रीजन में। हमें एरिया नोन हो, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो हमें नोन होता है, चार्ज पता हो कितना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड किया जा सकता है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करने में। प्रॉब्लम्स क्या हैं? अगर हम इसको ओपन करें तो हम इसको लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल E ds cos थीटा इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसा भी लिखा जा सकता है, E डॉट ds E ds cos थीटा, ऐसा भी लिख सकते हैं। थीटा इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। अगर हमारे पास एक ऐसी सरफेस है तो यहां पे क्या होगा? इरेगुलर सरफेस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये रीजन में है, ये डायरेक्शन में है। तो मैंने इससे पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, अगर हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और सरफेस ऐसी है तो देखिए, इसका एरिया वेक्टर, इसका परपेंडिकुलर ये डायरेक्शन में एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, यहाँ पे इसका परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा। ये ऐसी सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर ऐसे हो गया। तो अगर हमारे पास ऐसी सरफेस है तो E डॉट ds इसके लिए अलग करना पड़ेगा। अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है कि सरफेस पे कितनी है, तो इसका E डॉट ds अलग करना है। E ds cos थीटा, इसका थीटा डिफरेंट आएगा, इसका थीटा डिफरेंट आएगा E ds में, इसका थीटा डिफरेंट आएगा, इसका एंगल डिफरेंट आएगा। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है सरफेस से कितना लिंक कर रही है, तो हमें सभी छोटे छोटे सरफेसेस को अलग करना पड़ेगा। इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, फिर इसके लिए अलग, और फिर इनको ऐड करना पड़ेगा। तो ये कैलकुलेशन काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। तो अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है तो कैलकुलेशन हम चाहते हैं कम से कम रहे, और कम करने के लिए, उस कैलकुलेशन को इजी करने के लिए हम ये चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरी सरफेस पे यूनिफॉर्म रहे। तो हमारी नीड क्या है? हमारी नीड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म रहे, कांस्टेंट रहे। क्यों? ऐसा करके फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। अभी समझ आएगा ये क्या हो रहा है। देखिए, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो इसको हम इंटीग्रेशन से बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो पहले चीज क्या है, क्या जरूरत है? इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म कर दो। दूसरी बात, एंगल, ये थीटा क्या है? एंगल बिटवीन E एंड ds। तो सेकेंड ये है, इस एंगल को सरफेस के सभी पॉइंट्स पे सेम कर दो। थीटा को क्या कर दो? सेम एवरीवेयर। तो ये दो जरूरतें हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करने के लिए। अगर हम ऐसी सरफेस लेते हैं, इरेगुलर सरफेस, तो यहां पे देखिए क्या हो रहा है, एंगल सेम है क्या? चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ले ली थोड़ी देर के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन क्या एंगल E और ds के बिटवीन सेम है? नहीं, यहां कुछ और है, इसका परपेंडिकुलर ऐसे, इसका परपेंडिकुलर ये ऐसी सरफेस है, इसका ऐसे, इसका ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल ऐसी सरफेस के लिए सेम नहीं हो सकता। फिर से देखिए, फिर से समझिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है किसी सरफेस पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हम कैलकुलेशन को इजी करते हैं। कैलकुलेशन इजी करने के लिए हम चाहेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाए, यूनिफॉर्म हो जाए, ताकि हम इसको बाहर ले लें सीधा। अब हम चाहते हैं एंगल सेम हो जाए। एंगल सेम होगा, एंगल सेम होगा तो E डॉट E ds एक ही साथ इंटीग्रेट कर देंगे। एंगल डिफरेंट हुआ तो सब E ds को अलग अलग लेना पड़ेगा। ठीक, तो इसका मतलब
हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक ऐसी सरफेस सेलेक्ट करनी है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, कांस्टेंट हो और एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर सब जगह सेम हो, ऐसी सरफेस। तो ऐसी सरफेस को कहा गया गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, तो पहले यही समझना है और इसको समझने के बाद हम एप्लीकेशंस करेंगे। 3 एप्लीकेशंस जो एनसीईआरटी में है उन एप्लीकेशंस को करेंगे। हमारी 3 एप्लीकेशंस आएंगे इसमें आगे, लेकिन उससे पहले समझना पड़ेगा गॉसियन सरफेस और गॉसियन सरफेस के थ्रू कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं। तो पहला अपना हेडिंग बनाइए गॉसियन सरफेस। ओके, अब हम देखते हैं गॉसियन सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए हमें एक ऐसी सरफेस की जरूरत पड़ी जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन सेम हो। तो ऐसी सरफेस हमको इमेजिन करनी पड़ी ताकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर पाए। फिर से सुनिए, इमेजिन करनी पड़ी। ऐसी सरफेस होती नहीं है, हम इमेजिन करते हैं। तो गॉसियन सरफेस कैसी सरफेस है? इमेजिनरी सरफेस, इमेजिनरी सरफेस। लेकिन इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सो गॉसियन सरफेस इज इमेजिनरी सरफेस एंड इट इज ऑल्सो ए क्लोज्ड सरफेस। कैसी सरफेस होनी चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। फिर से ध्यान से सुनिए, कंफ्यूज है। गॉसियन सरफेस एक इमेजिनरी सरफेस है और कैसी सरफेस होनी चाहिए? क्लोज्ड सरफेस। अभी इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं सच दैट, क्या प्रॉपर्टीज हैं? सच दैट फर्स्ट, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम एवरीवेयर। इस सरफेस पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होनी चाहिए। ध्यान देना, एक गॉसियन सरफेस, एक इमेजिनरी सरफेस, एक ऐसी क्लोज्ड सरफेस जिसपे इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम है। सेकंड, एंगल बिटवीन, थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी सेम। ये सब जगह सेम होना चाहिए। या तो ये 0 हो सकता है, या तो ये 0 हो सकता है, या तो 90 डिग्री। ये ऐसी सरफेस आपको सेलेक्ट करनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर सेम हो और जो एंगल हो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन वो भी सेम हो। एक और प्रॉपर्टी इसकी लिख लेते हैं। गॉसियन सरफेस, दिस सरफेस should be symmetrical about the charge distribution or charge। ये चार्ज के अराउंड, ये चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड ये सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए। अब जब हम इसको ड्रॉ करेंगे ये समझ में आ जाएगी। ये सरफेस सिलेंड्रिकल हो सकती है, क्यूब हो सकता है, ये क्यूबॉइड हो सकता है, या आपका ये स्फीयर हो सकता है। क्लोज्ड सरफेस होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टीज हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी सेम होना चाहिए, या तो वो 0 डिग्री हो सकता है या 90 डिग्री। ये सरफेस सिमेट्रिकल होनी चाहिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड। ठीक है, अब इसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड, वही हमारी एप्लीकेशंस हैं। तो गॉसियन सरफेस को अप्लाई करने का मेथड क्या है वो देखते हैं। ओके, गॉस लॉ अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करें? तो अपने स्टेप्स क्या हैं? फर्स्ट स्टेप जो अभी हमने देखा, इमेजिन एक गॉसियन सरफेस। फर्स्ट स्टेप यही होगा, जो चार्ज आपको दिया कि चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करो। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप, और बोला गया कि गॉस लॉ की हेल्प से फाइंड करो। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? इमेजिन ए गॉसियन सरफेस, यही अपना फर्स्ट स्टेप होगा। एक गॉसियन सरफेस आपको किसी चार्ज के अराउंड, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अराउंड इमेजिन करनी है। सेकंड स्टेप, फाइंड एंगल बिटवीन ई एंड ए, एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बिटवीन एंगल फाइंड करिए। अगर आपने सिलेंडर लिया है तो कर्ड सरफेस के लिए डिफरेंट एंगल आ सकता है, पूरी कर्ड सरफेस के लिए, और जो प्लेन सरफेसेस है उनके लिए डिफरेंट एंगल आ सकता है। तो ये आपका सेकंड स्टेप रहेगा। थर्ड स्टेप, इवैल्यूएट क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डीएस। थर्ड स्टेप, आपको ई डॉट डीएस को ओपन करना है। एंगल फाइंड करने के बाद ई डॉट डीएस को ओपन करिए, इसको फाइंड करिए। ये कुछ स्टेप्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। फोर्थ स्टेप, अप्लाई गॉस लॉ।
ये आपका फाइनल स्टेप रहेगा, क्योंकि गॉस लॉ अप्लाई करके आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ कैसे अप्लाई किया? इस तरीके से कि क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका फाइनल स्टेप होगा एंड कैलकुलेट E। इसके बाद E को कैलकुलेट करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो ये आपके स्टेप्स हैं गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के। क्या स्टेप्स हैं? गॉसियन सरफेस इमेजिन करिए। गॉसियन सरफेस क्या होती है? एक इमेजिनरी सरफेस होती है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहता है और एंगल भी सेम रहेगा, या तो 0 लेंगे या तो 90 डिग्री। सेकंड स्टेप, एंगल फाइंड करिए इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर के बिटवीन। जितनी भी सरफेस, अगर आपने सरफेसेस को ब्रेक किया तो डिफरेंट सरफेसेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बिटवीन एंगल फाइंड करिए। थर्ड स्टेप ये रहेगा कि इवैल्यूएट क्लोज्ड इंटीग्रल E डॉट डी एस। फोर्थ स्टेप, अप्लाई गॉस लॉ, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और फाइनल स्टेप रहेगा E को कैलकुलेट करिए। अब ये सब हमने देख लिया और अब करते हैं अपनी एप्लीकेशन 1, फर्स्ट एप्लीकेशन, जहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी पड़ेगी ड्यू टू ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, मींस ड्यू टू ए लाइन चार्ज। तो वहां पे कैसे फाइंड करनी है? चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्मली हुआ है अलोंग द लाइन, तो वहां पे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, वो अपनी फर्स्ट एप्लीकेशन है। अच्छे से देखना इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एप्लीकेशन गॉस लॉ की, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, कुछ नेम थोड़ा बड़ा है, ध्यान से समझना, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड। यूनिफॉर्मली चार्ज मींस चार्ज पर यूनिट सेम है। इनफाइनाइटली लॉन्ग, लेंथ पता नहीं कितनी है, काफी लंबी वायर है। और इनफाइनाइट लॉन्ग से ये भी समझ लीजिए कि इसका लेंथ ज्यादा है एज कंपेयर टू इस थिकनेस। थिकनेस काफी कम है और लेंथ काफी ज्यादा है। इनफाइनाइट लॉन्ग बहुत लंबी, स्ट्रेट वायर, बेंड नहीं हुई है, स्ट्रेट वायर है। तो ये हमारे पास वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, यूनिफॉर्मली चार्ज हुई है। इसके वजह से हमें इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। इस वायर की वजह से इसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। और किसकी हेल्प से? गॉस लॉ की हेल्प से। तो अभी मैंने स्टेप्स बताए कैसे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सपोज इसकी वजह से यहां पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है P पॉइंट पे, विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द वायर। एक वायर ऐसी, पॉजिटिव चार्ज इस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इसकी वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है अपने को। तो हमारे स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स वही हैं। फर्स्ट स्टेप, एक सरफेस इमेजिन करिए इसके अराउंड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो और एंगल भी सेम हो। तो कैसी सरफेस इसके अराउंड आएगी देखते हैं। क्या हम एक स्फेरिकल सरफेस इसके अराउंड इमेजिन कर दें? तो अगर हम, ये हमारे पास वायर है और एक स्फेरिकल सरफेस इमेजिन करें, तो ये वाला सरफेस का ये वाला पॉइंट इससे काफी ज्यादा डिस्टेंस में हो गया वायर से, और ये वाला पॉइंट काफी नियर हो गया। तो क्या यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम रहेगी? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करती है? याद करिए फॉर्मूला, Q अपॉन R स्क्वायर। डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। तो डिस्टेंस चेंज हो गई, यहां पे ज्यादा हो गई, यहां पे कम हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे डिफरेंट हो जाएगी। तो ऐसी सरफेस तो नहीं चलेगी। तो फिर कैसी सरफेस इमेजिन करें? सपोज वायर नहीं है, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज होता कैपिटल Q, इसके अराउंड गॉसियन सरफेस इमेजिन करिए। तो कैसी गॉसियन सरफेस इसके अराउंड आएगी? फिर से गॉसियन सरफेस कैसी होनी चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह सेम हो। तो क्या मैं इसके अराउंड एक ऐसे क्यूब इमेजिन कर सकता हूं? ये क्यू चार्ज इसके सेंटर में, और मैंने कहा गॉसियन सरफेस है क्यूब, तो क्या ये चलेगी? नहीं। ये वाला देखिए कॉर्नर तो काफी ज्यादा डिस्टेंस में हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे कम, और ये वाली साइड्स, ये वाले फेसेस थोड़ा नियर हो जाएंगे, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। तो पॉइंट चार्ज के लिए कैसी आनी चाहिए? गॉसियन सरफेस ऐसी होनी चाहिए कि उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो। तो कैसी सरफेस बनती है? बस स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस ही हो सकती है, क्योंकि स्फेरिकल सरफेस अगर देखें और इस चार्ज को स्फीयर के सेंटर पे एज्यूम करें, इमेजिन करें इसको स्फीयर के सेंटर पे, तो ये सभी सरफेस में जितने भी पॉइंट्स हैं स्फीयर के, वो सब इससे इक्वल डिस्टेंस पे हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पे सेम हो जाएगी। यही गॉसियन सरफेस की प्रॉपर्टी, ऐसी सरफेस होनी चाहिए। और अगर एंगल देखें, इसकी प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, आउटवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी ऐसी हो गई, और एरिया वेक्टर कैसे होगा? इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, इस सरफेस के मतलब एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सभी पॉइंट्स पे स्फीयर की सेम रहेगा। तो दोनों प्रॉपर्टी मैच कर रही हैं। फिर से पॉइंट चार्ज के लिए कैसी सरफेस इमेजिन की हमने? पॉइंट चार्ज के लिए हमने स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस एज्यूम की। क्यों?
क्योंकि सभी पॉइंट्स स्फीयर के इससे इक्वल डिस्टेंस पे हैं, स्फीयर की सरफेस के इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी। दूसरी बात, एंगल क्या रहेगा, सेम। अब ये क्लियर हो गया। अभी ये तो ठीक है पॉइंट चार्ज के लिए, लेकिन लाइन चार्ज के लिए कैसा स्फीयर बना सकते हैं? नहीं, ये वाला ज्यादा डिस्टेंस, ये कम। तो फिर सोचिए, लाइन चार्ज है ये, इसके लिए मैं कैसी सरफेस एज्यूम करूं इसके अराउंड? क्या क्यूब? क्यूब का कॉर्नर फिर ज्यादा डिस्टेंस में, ये वाला कम डिस्टेंस पे। तो बताइए बताइए बताइए। यस, सही सोच रहे हैं आप। इसके अराउंड सरफेस होनी चाहिए सिलेंड्रिकल। कैसी सरफेस? सिलेंड्रिकल। तो क्या सिलेंड्रिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस सही है इसके अराउंड? यस। क्यों? उसको भी समझते हैं। ये सिलेंड्रिकल सरफेस मैंने एज्यूम की, तो गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल सरफेस। ये हमारी वायर है, लाइन चार्ज है, प्लस चार्ज। अगर मैं ऐसे एक सिलेंड्रिकल सरफेस इसके अराउंड इमेजिन करूं, इमेजिन करिए एक सिलेंड्रिकल सरफेस ऐसी, तो इसका ये पॉइंट उतने ही डिस्टेंस पे है जितना ये वाला पॉइंट उस सरफेस का। तो सभी पॉइंट इससे इक्वल डिस्टेंस पे आ जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी कांस्टेंट, पहली बात। दूसरी बात, अगर मैं इसका एरिया वेक्टर देखूं सिलेंड्रिकल सरफेस का, तो एरिया वेक्टर इधर की तरफ आएगा सरफेस के परपेंडिकुलर, और ये प्लस चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर सभी पॉइंट्स पे उस गॉसियन सरफेस की, उस सिलेंड्रिकल सरफेस की सभी पॉइंट पे एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल सेम होगा, यहां भी, यहां भी, यहां भी, सब जगह। तो फिर से कैसी सरफेस एज्यूम की, इसको लिख लेते हैं। कंसिडर cylindrical surface around the wire। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल सरफेस हमने वायर के अराउंड इमेजिन की। इसका लेंथ कुछ सिलेक्ट कर लेते हैं ऑफ हाइट, ये जो लेंथ हमने सिलेक्ट कर रहे हैं हाइट इसकी, ऑफ हाइट एल हाइट की, एंड रेडियस, उसका रेडियस भी, सिलेंडर का रेडियस भी आर। जिस पॉइंट पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है वही उसका रेडियस हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप क्लियर हुआ, इमेजिन कर लिया हमने गॉसियन सरफेस। सेकंड जो स्टेप है, सेकंड स्टेप क्या है? फाइंड द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन एंगल फाइंड करिए। इसमें देखिए, एक तो इसमें कर्व्ड सरफेस है और टू प्लेन सरफेसेस हैं, ऊपर और नीचे। ये प्लेन सरफेस, ये प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस, और ये है कर्व्ड सरफेस। तो एंगल कितना होगा? थीटा बिटवीन ई एंड ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर फॉर कर्व्ड सरफेस। पहले कर्व्ड सरफेस की बात करते हैं, कितना एंगल बताइए? कर्व्ड सरफेस के लिए एंगल देखिए, ये कर्व्ड सरफेस है, इस कर्व्ड सरफेस का एरिया वेक्टर किधर होगा? इसके परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर इधर, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, प्लस चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और ये इसका एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में ए, प्लस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। So angle between E and A for curved surface is 0 degree and for plane surfaces, दो plane surfaces भी हैं, उसके लिए भी लिखना है। plane surfaces के लिए देखिए कितना है, इस plane surface का एरिया वेक्टर किधर होगा? अपवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? प्लस चार्ज की वजह से अवे इधर। इस plane surface का एरिया वेक्टर डाउनवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड अवे इधर, दोनों साइड ऐसा ही होगा। तो प्लेन सरफेस के लिए एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री। तो ये भी क्लियर कर लिया आपने। फर्स्ट स्टेप सरफेस इमेजिन करना, गॉसियन सरफेस। सेकंड स्टेप एंगल बिटवीन ई एंड ए, वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब अपने को चलना है थर्ड स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप है इवेल्युएट ई डॉट डी एस। करते हैं उसको नाउ। ई डॉट डी एस इसके लिए ओपन करना है, क्लोज्ड सरफेस के लिए, ये सिलेंड्रिकल सरफेस क्लोज सरफेस है। तो ई डॉट डी एस फॉर कर्व्ड सरफेस सी कर लिया, प्लस ई डॉट डी एस फॉर फर्स्ट प्लेन सरफेस, प्लस ई डॉट डी एस फॉर सेकेंड प्लेन सरफेस। ये मेरी फर्स्ट प्लेन सरफेस ऊपर वाली, किसी को भी फर्स्ट सेकंड बोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जैसी है, तो मैं इसको बोल लेता हूं फर्स्ट, इसको बोल लेता हूं सेकंड। ये कर्व्ड सर देखिए अभी क्या हुआ, ये यहां पे ऐसा लगा ना, इसका मीनिंग क्या है? क्लोज्ड, पहले भी बताया था, क्लोज्ड सरफेस के लिए इंटीग्रेशन हो रहा है। यहां पे क्यों नहीं लगा? अब ये ओपन सरफेसेस हो गई हैं, बस ये कर्व्ड सरफेस बची है जो ओपन सरफेस हो गई, और ये भी प्लेन सरफेस, दोनों ऊपर वाली नीचे वाली, ये दोनों भी ओपन सरफेसेस हैं। फिर से ये क्लोज सरफेस, ये तो पूरे सिलेंडर के लिए इंटीग्रेशन था, लेकिन अब ये कर्व्ड के लिए ब्रेक कर दिया, प्लेन के लिए, प्लेन के लिए। चलिए ओपन करते हैं। तो ई डॉट डी एस इसको ओपन करेंगे कर्व्ड सरफेस के लिए। पहले
कर्व्ड सरफेस के सभी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ds मीन्स E ds cos थीटा, इसी को लिख लेते हैं पहले, E ds cos थीटा, E ds cos थीटा, थीटा कितना है कर्व्ड सरफेस के लिए 0, cos 0 1, प्लस E ds cos प्लेन सरफेस के लिए cos 90, cos 90 0, E ds cos 90 0 0 0, तो ये 0 ये भी 0, ठीक है भाई। इसको और ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड E कर्व्ड सरफेस के सभी पॉइंट पे कांस्टेंट है क्योंकि वो सब इक्वल डिस्टेंस पे है। ऐसे ही हमने सरफेस सेलेक्ट की थी, इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस इक्वल डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ गई और हमारे पास कर्व्ड सरफेस का इंटीग्रल ds। अब इसको इवेल्युएट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी, E डॉट ds इज इक्वल टू E इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds क्या है, कर्व्ड सरफेस का एक छोटा सा एरिया, स्मॉल एरिया, और इसका इंटीग्रेशन का मीनिंग क्या है, उस छोटे छोटे एरिया को प्लस करो कर्व्ड सरफेस के। जब आप छोटे छोटे एरिया को प्लस करोगे, इंटीग्रेट करोगे, तो वो पूरा कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का, और सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है, याद करो 2 पाई r h। हाइट कितनी ली थी हमने स्टार्टिंग में, l। अब ये भी हो गया। अब आपका नेक्स्ट स्टेप, फाइनल स्टेप क्या है, गॉस लॉ को अप्लाई करना, अप्लाई गॉस लॉ। तो गॉस लॉ को इस पे अप्लाई करिए, क्या मिलेगा, अप्लाइंग गॉस लॉ E डॉट ds इक्वल टू टोटल चार्ज एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस गॉसियन सरफेस ने कितना चार्ज एनक्लोज किया है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर ये लाइन आई है, लाइन चार्ज, और इस पूरे लाइन चार्ज में हमने कहा चार्ज है Q। सो Q जो इसमें चार्ज है इस वायर में, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इट इज इक्वल टू 2E इंटू 2 पाई r l। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, हो गया। इसको यहां लेके आइए, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r l। चार्ज के फॉर्म में लिखना ठीक नहीं है क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, पता नहीं कितना चार्ज है इसमें। तो ऐसा जब होता है, मैंने यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसे वायर के लिए जिसका इनफाइनाइटली लेंथ हो, इनफाइनाइटली लॉन्ग हो, उसके लिए चार्ज पर यूनिट लेंथ के लिए हमने एक टर्म दिया था, चार्ज पर यूनिट लेंथ, याद करिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, यस इट इज लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। तो लैम्डा क्या है इसकी, वायर की लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन r। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो हमने क्या फाइंड किया, ये हो गया आपका इसका डेरिवेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इस लाइन चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितनी होगी, 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r। आपको 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू नोन नहीं होता, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होता है, तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। ये भी वही है, दोनों एक ही है। तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, एप्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, जैसा मैंने पहले भी बताया, गॉस लॉ का स्टेटमेंट और उसका एक एप्लीकेशन, 3 एप्लीकेशन है, उनमें से फर्स्ट ये ड्यू टू लाइन चार्ज, ये आ सकते हैं। इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। फर्स्ट स्टेप, एक गॉसियन सरफेस को इमेजिन करना, इस केस में कैसी है वो सरफेस बनी, वो सिलिंड्रिकल सरफेस। सेकंड स्टेप, एंगल फाइंड करना, कर्व सरफेस के लिए 0 आया और प्लेन सरफेस के लिए 90 डिग्री। फोर्थ स्टेप, E डॉट ds को इवेल्युएट करिए। ds क्या है, स्मॉल एरिया ऑन छोटी छोटी सरफेस का। तो कर्व सरफेस के लिए एंगल 0 था, ADS इंटीग्रेशन, इनके लिए एंगल 90 था, ADS 0 0 0 0 0 E इंटीग्रेशन ds। ये ds क्या है, ये छोटा सा एरिया है, छोटा सा एरिया है कर्व सरफेस का। जब इसको इंटीग्रेट किया, कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। तो जब फाइंड किया, E इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन r, या 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन r। इसकी प्रैक्टिस करिए, दैट इज इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।